बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। न्यूनैटोलॉजी के बस आखिरी 4-5 टॉपिक्स रह गए हैं, जल्दी से कवर करती हैं। मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, मतलब कि बच्चे ने अपना जो फुजला है वो ही एस्पायर कर लिया है, जो कि उसकी सांस बंद होने की वजह है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए मेकोनियम होता क्या है। जो फर्स्ट स्टूल है आफ्टर बर्थ, मतलब अभी अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, जितनी भी गर्ल्स सुन रही हैं, ठीक है, अभी अभी डिलीवर हुआ है और उसके बाद जो है ना उसने जो पहला जो है ना वो फीसिस किया है, ठीक है, रिमेंबर यूरन नहीं फीसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो उसका पखाना है पहला फर्स्ट, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं मेकोनियम पैदाइश के बाद। लेकिन अगर वो आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही जब वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको कोई इस तरह की स्ट्रेस मिली कि उसकी जीआईटी ने इतना मोबाइल हुआ कि उसका मेकोनियम इंट्रा यूट्राइन ही जो है ना वो निकल गया। अब उस मेकोनियम ने जाना कहाँ है, यहीं पे घूमता रहेगा, यहीं पे घूमता रहेगा, यहीं पे घूमता रहेगा। अब बच्चा क्योंकि स्ट्रेस के अंदर है तो वो उसके मुंह के ज़रिए, क्योंकि वो पी रहा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब वो एमनियोटिक फ्लूइड पीता है, पेशाब करता है, वही उसके एमनियोटिक फ्लूइड में वही इसको पीता रहता है, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो अब जो भी इस दौरान स्ट्रेस के दौरान जो मेकोनियम है, जब वो ये एमनियोटिक फ्लूइड पी रहा होगा तो साथ ही कभी कभार इसके जो ज़रे हैं ना फीसिस के वो चले जाएंगे। अब वो हो सकता है सांस की नाली में उसके चले जाएं, ठीक है। अब जब वो पैदा होगा तो फिर उसको जहरी बाजी सिंड्रोम्स तो आएंगे सारे के सारे। तो यही है हमारे पास मेकोनियम जो है ना, क्योंकि अब बच्चा ना इस दौरान कोई भी चीज़ खा नहीं रहा, सिर्फ पी रहा था, तो इस वजह से सिर्फ उसका यूरिन भर रहा होता है, गट बिल्कुल खाली होती है। लेकिन ये फिर फीसिस कहाँ से आ गया, सोचने की बात तो ये भी है ना। तो ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, क्योंकि अब उसके बच्चे के क्या है, हमारे पास खूबसूरत से बाल भी हैं, उसका म्यूकस भी है, ठीक है, उसके अंदर बाइल भी है और उसके एपिथेलियल सेल भी हैं। तो 4 चीज़ें अब एमसीक्यूज़ के हिसाब से आपके पास इम्पोर्टेंट हैं। जो बच्चे की एपिथेलियल सेल्स हैं उसकी शेडिंग, ठीक है, साथ में हमारे पास जो उसके फीटल हेयर हैं वो, ठीक है, उसके बाल हो गए। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा म्यूकस जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा बाइल जो उसका लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये 4 चीज़ें मिल के यूँ कह लें कि एक उसकी रोटी का काम करती हैं, उसके खाने का काम करती हैं, जो कि उसकी गट के अंदर जाएगा और वो फीसिस बनाएगा। ईज़ी हो गया। अब यही जो रोटी है, यही जो है ना, इसी को खाता रहता है तो उसके गट में थोड़ी बहुत मोबिलिटी होती है। तो वो मेकोनियम बन जाता है, जब वो पैदा होता है तो फिर उसके बाद वो पहला जो स्टूल करता है तो वो हमारे पास आता है। ईज़ी हो गया। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज़ आता है कि क्या चीज़ें जो है ना वो इंक्लूडेड है, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं फीटल की मेकोनियम बनाने के अंदर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब क्योंकि बाइल हमें पता है ग्रीन कलर का होता है, तो हमने इसको याद रखना। आगे एक टर्मिनोलॉजी आ रही है पी सूप, मटर का जिस तरह सूप होता है ना, इस तरह का मेकोनियम आपको मिलता है सब्ज़-सब्ज़ रंग का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको सब्ज़ कर दूँ ना तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि सब्ज़ रंग का वो पखाना कर। अब यहाँ पे देखो, इंट्रा यूट्राइन स्ट्रेस हो किसी भी वजह से, क्यों उसने एस्पायर किया, वक़्त से पहले क्यों निकाल दिया अपना फीसिस, हो सकता है कोई भी इंट्रा यूट्राइन उसको स्ट्रेस हो, फिर एस्फिक्सिया उसको हो जाए। यार ये क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एस्फिक्सिया जो है ना वो उसको हो जाए, मतलब उसको ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंटेस्टाइन की पेरास्टालसिस मूवमेंट है ना गट की, ठीक है, वो जब बच्चा स्ट्रेस के अंदर होगा तो ये भी बढ़ जाएगी मोबिलिटी भी। जब ये बढ़ेगी मोबिलिटी विद पेरास्टालसिस तो मेकोनियम जो है ना वो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर गिर जाएगा, ठीक है, उसके एनल कैनाल से एमनियोटिक फ्लूइड में, और वो यहाँ से एस्पायर हो गया। ईज़ी हो गया। और ये मोस्टली जो होते हैं ना ड्यूरिंग लेबर भी हो सकता है और ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ना, क्योंकि लेबर के अंदर भी बच्चा स्ट्रेस के अंदर है। अगर दौरान प्रेगनेंसी नहीं की तो लेबर जब उसको माँ को दर्दें होंगी तो हो सकता है उस वक्त वो फीटल स्ट्रेस में और वो सांस लेने की कोशिश करे, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग जो है ना जब वो यहाँ से वेजाइनल कैनाल से जो है ना वो निकल रहा होता है तो हो सकता है कोई ना कोई मेकोनियम उसके मुंह के अंदर चला जाए, ठीक है। अब ये बेसिकली करेगा क्या, ये इन्फ्लामेशन कर देगा उसके जो फेफड़े हैं ना, लंग्स हैं खूबसूरत से जो उसके अल्लाह पाक ने दिए हैं,
उसकी जो है ना वो उसके लंग्स के पैरेन्काइमा की हमारे पास इन्फ्लेमेशन कर देगा। है तो एक किस्म का गंध ही ना, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरेन्काइमा, इसकी वजह से हमारे पास इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस हो सकता है। स्मॉल एयरवे, क्योंकि बच्चे के एयरवे भी अब नन्हे-मुन्ने से होते हैं, तो वहाँ पे जाके पास जाए तो उसकी नैरोइंग करवा देगा। ये हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे और हमारे पास वो सारे का सारा रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर आ जाएगा। अब जब उसको साँस नहीं आ रहा तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा, CO2 की हमारे पास रिटेंशन हो जाएगी, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे पास बच्चा एस्फिक्सिया के अंदर चला जाएगा और वो फिर एट द एंड जो है ना वो मल्टीपल ऑर्गन उसके जो है ना वो दिमाग CNS इन्वॉल्व हो जाएगा, हार्ट के ऊपर वो अब बहुत से इफ़ेक्ट आना शुरू हो जो कि उसके लिए खतरनाक चीज़ें हैं, ठीक है? तो यही हमारे पास है। अब यहाँ पे यूँ कह लें कि रिस्क फैक्टर कौन-कौन से हैं? कौन-सी माएँ हैं जिनको हमें एहतियात कराने की ज़रूरत है कि तुम्हारा बच्चा अपना पखाना जो है ना वो खा सकता है? तो रिस्क फैक्टर में हमारे पास कह लें कि पोस्ट टर्म डिलीवरी, मतलब 40 वीक्स के बाद जिनकी डिलीवरी हो रही है तो उनके अंदर ज़्यादा चांस है। तो जो पोस्ट टर्म डिलीवरी है उनके लिए हमें केयर करना होगी। या फिर प्री एक्लैम्पशिया या एक्लैम्पशिया, उसका प्री एक्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया क्या होता है, बेसिकली जब वो फीटस माँ जो है ना वो हाइपरटेंशन और एक्लैम्पशिया जब उसको साथ में हाइपरटेंशन के साथ फिट्स भी पड़ रहे हों, ठीक है? तो ये भी एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैटरनल हाइपरटेंशन हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन आपने पढ़ा था ना, PIH, ठीक है? तो मैटरनल हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाए। फिर हमारे पास एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन आपने गायनी के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है? तो एबनॉर्मल हमारे पास जितनी भी फीटल है ना उसकी हार्ट रेट होगा, ठीक है? फिर हमारे पास SGA, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, वक़्त से पहले पैदाइश हो जाना, ठीक है? और उसकी बायोफिज़िकल प्रोफ़ाइल जो है ना, ठीक है? वो हमारे पास लेस दैन 6 हो जाए, तो ये भी हमारे पास होता है। और अगर आप माँ हैं, ठीक है? और आप मेडिकल गर्ल्स मोस्टली जो स्मोकिंग करती हैं, तो स्मोकिंग के अंदर भी बच्चे के ऊपर टेंशन पड़ती है, ठीक है? स्मोकिंग माँ को हो, माँ को खुद कोई ना कोई रिस्पिरेटरी दमा वगैरह हो जिसमें वो खाँसती रहती हो, वो पेट पे ज़ोर पड़ता रहता हो, या फिर उसको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ हो, तो इसके अंदर भी हमारे पास चांसेस हैं कि बच्चा मेकोनियम एस्पायर कर लेगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? मोस्टली ऐसा बच्चा क्योंकि एस्पायर कर रहा है मेकोनियम, और मैंने कहा वो ग्रीन कलर का आपके पास जो है ना मोस्टली आपको मिल जाया करता है। तो ये ग्रीन या येलो कलर के पिगमेंटेशन जो है ना वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएँगी। ईज़ी हो गया। पिगमेंटेशन एक तो क्लिनिकल फीचर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए। तो हमारे पास उसको ग्रीन या येलो पिगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है? साथ में मैंने एक लफ़्ज़ बोला, पी सूप लाइक मेकोनियम, जिस तरह मटर का सूप होता है ना, तो आप यहाँ याद कर लें बच्चे ने सूप की जगह अपना पखाना जो है ना वो पी लिया है, तो मैंने तो यूँ याद किया हुआ था, बाकी आपको जिस तरह भी लगता है, ठीक है? तो हमारे पास पी सूप लाइक मेकोनियम जो है ना वो आपको उसके मुँह से निकलता हुआ दिख जाए, ठीक है? तो वहाँ पे, और इसके अलावा उसकी रिस्पिरेटरी एफर्ट जो है ना बर्थ के ऊपर, मतलब वो जल्दी नहीं रोएगा, तो पुअर रिस्पिरेटरी उसकी एफर्ट्स जो है ना वो आपको एक साइन शो करती है कि हो सकता है इसने कोई ना मेकोनियम एस्पायर कर ली। इसकी जो मसल टोन है वो भी हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई होगी, ठीक है? फिर हमारे पास नेज़ल फ्लेयरिंग, तेज़-तेज़ साँस लेने की वज़ह से उसके नाक के नथने जो है ना वो आपको फ्लेयर्ड मिलेंगे। फिर क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फॉरेन बॉडी ये न्यूमोनाइटिस भी करवा सकता है, तो इसकी वजह से हमारे पास केमिकल न्यूमोनाइटिस भी हमारे पास हो सकता है। तो अब आपने डायग्नोसिस किस तरह करनी है? डायग्नोसिस के लिए आप देखेंगे आया कि मेकोनियम उसके ट्रेकियल के अंदर है कि, और एमनियोटिक फ्लूइड को हम अच्छे से एग्जामिन करेंगे, क्या उसके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी है। अगर बच्चा यूँ साँस तेज़-तेज़ ले रहा है, उसको ये सारी कंडीशन है, तो सबसे पहले तो आप उसका जो माँ के अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड निकला है ना, ठीक है? तो क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले उसका एमनियोटिक फ्लूइड देख लो, ठीक है? आया कि अगर उसके अंदर आपको कुछ मेकोनियम के ज़रात मिल रहे हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड से आपको अंदाज़ा हो सकता है। नंबर 2 पे उसकी ट्रेकिया को थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करने की कोशिश करो, ठीक है? तो लेरिंगोस्कोप के ज़रिए जिस तरह भी ट्रेकिया को देखो, उसके अंदर आपको अगर सब्ज़-सब्ज़ कोई पी सूप लाइक चीज़ मिल रही है, तो ये भी आपको डायग्नोसिस के अंदर हेल्प कर सकती है अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। फिर आपके पास यूँ कह लें कि चेस्ट एक्स-रे जो है ना, वो आप उसका कर लो। अगर तो वो मेकोनियम कहीं फँसा हुआ है, ठीक है? तो आपको जो है ना वो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स जो है ना वो आपको दिख जाएँगे। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स आपको मिल जाएँगे। साथ में
जो उसका डायाफ्राम है, क्योंकि लंग्स ने हाइपर इन्फ्लेट हो गए तो उन्होंने क्या करना, डायाफ्राम को फ्लैट कर देना है सारे, उसका डोम शेप ख़त्म कर देनी। फ्लैट आपको जो है ना बिल्कुल डायाफ्राम मिल जाएगा, तो इसका मतलब उसके साँस के अंदर कुछ ना कुछ मसला आ रहा है। फिर आप जब उसकी एबीजीज़ आर्टीरियल ब्लड गैसेज़ करवाओगे ना, ठीक है? तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हाइपोक्सीमिया मिल जाएगा, मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है और बाकी CO2 वगैरह का लेवल हमारे पास बढ़ा हुआ है। अब ये तो आपने डॉक्टर साहब जो है ना वो कर लिया है, ठीक है? तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आपको पता चल गया जी उसके जनाब साँस वाली नाली के अंदर यहाँ करके यहाँ कर कहीं भी जो है ना हमारे पास फँसा हुआ है मेकोनियम। तो अब है हम इम्पोर्टेंट बात है, हमने बच्चे की जान बचानी है, तो जान इम्पोर्टेंट है, तो वो किस तरह बचानी है तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या करना है, अगर तो वो नॉन विगोरियस है, ठीक है? और हमारे पास उसका हार्ट रेट लेस देन 100 है, ठीक है? मतलब उसको हाइपोक्सिया हुआ है लेकिन इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन आपने हार्ट रेट देखा तो वो आपको 100 से कम मिल गया है, ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे, फ़ौरन से उसके अंदर एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करवाएँगे, ट्यूब डालो, सक कर लो वहाँ से, सक करेंगे जब ये सारा मवाद निकल जाएगा तो उसका साँस खुल जाएगा। तो हमारे पास नंबर 1 पे ईज़ी सीन है, एंडोट्रेकियल जो है ना वो सक्शनिंग आप इसके अंदर करवा लें, ठीक? फिर अगर तो उसके अंदर विगोरियसली जो है ना वो चीज़ें जा रही हैं और उसका हार्ट रेट जो है ना वो 100 से ज़्यादा है और ये नॉर्मल एक चीज़ है, तो हमें कोई मतलब उसका हार्ट रेट अगर ठीक जा रहा है तो मतलब कि बच्चा रिकवर कर जाएगा थोड़ी देर तक। तो इसके अंदर हमें कोई भी एंडोट्रेकियल सक्शनिंग की ज़रूरत नहीं है, बस हार्ट रेट मॉनिटर करते रहो, 100 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। बच्चों का हार्ट रेट तेज़ होता है ना, तो 100 से नीचे ना गिरे, बस ये देख लेना, ठीक है? फिर आपने उसको जो वेस्कुलर स्मूथ मसल है ना, उसको रिलैक्सेशन करने के लिए हमारे पास सेल्डेनाफिल जो है ना, वो आपने दे देनी है। अब आपको फार्माकोलॉजी याद है? जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट होते हैं, जितनी भी डॉक्टर गर्ल्स सुन रही हैं, देखो अगर आपके हस्बैंड को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो ना, तो ये स्लाइडेनाफिल की जो गोली है ना, ये बेसिकली क्या करती है, हमारे पास जो पिनाइल ऑर्गन होते हैं ना, ठीक है? उनके अंदर जो पीनस के अंदर हमें पता है कोई बोन तो होती नहीं है, सारी जो उसकी इरेक्शन होती है पीनस की वो क्या है, हमारे पास ये वेसल के अंदर जब ब्लड फ्लो तेज़ होता है तो ये पीनस इरेक्ट हो जाता है और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जितने भी मज़े लेने हैं वो, ठीक है? सीधी बात करते हैं। अब ज स्लाइडेनाफिल का बेसिकली काम था कि ये वेस्कुलर जो हमारे पास स्मूथ मसल है ना, इनको ओपन कर देती है, रिलैक्स कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो तेज़ होता है। तो हमने इसी बच्चे के अंदर भी जो है ना वो दे देना है, ठीक है? सेल्डेनाफिल। तो ये बेसिकली क्या करेगा, वेस्कुलर स्मूथ मसल की जो है ना वो हमारे पास रिलैक्सेशन करवा देगा, ठीक है? तो हो सकता है इस दौरान आपको जो अगर मेल बेबी है तो इसके अंदर आपको उसका जो पिनाइल ऑर्गन है छोटे से बच्चे का वो इरेक्टेड मिल जाए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके सेल्डेनाफिल का हमारे पास इफ़ेक्ट होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन जो है ना आपने उसको दे देनी है, मतलब कि उसके जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, CO2 ज़्यादा हुआ, तो हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन देंगे वेंटिलेटर के ऊपर और इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड दे देंगे, तो जो कि उसकी वेसल्स की अंदर सारी तब्दीलियाँ करती है, तो आपके पास ये बच्चा रिकवर हो सकता है, ठीक है? अगर इतना लिख देंगे ना मेकोनियम एस्पिरेशन के अंदर, तो होपफुली इंशाल्लाह आपको जो है ना वो कोई नंबर नहीं काटेगा। होपफुली बात मेरी समझ आ गई होगी, किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। बाकी हमारे पास नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया का टॉपिक है और इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करनी है। इफ यू हैव एनी क्वेरी टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।